मेरा नाम अर्जुन है और मैं एक छोटे से गांव राजपुरा का रहने वाला हूं। मैंने हाल ही में 12वीं कक्षा में विज्ञान विषय में टॉप किया था। मेरे पिताजी एक किसान हैं और हम हमेशा पैसों की तंगी में रहते थे। मेरे शिक्षकों ने मुझे सलाह दी कि अगर मुझे अपनी पढ़ाई जारी रखनी है तो मुझे मुंबई जाकर कॉलेज में दाखिला लेना होगा। मुंबई जैसे बड़े शहर का नाम सुनकर मेरे मन में उत्साह और डर का मिश्रण था। आखिरकार एक छोटा सा बैग और ढेर सारी उम्मीदें लेकर मैं मुंबई आ गया। मैंने SG साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया। ये कॉलेज अपनी पढ़ाई और हॉस्टल की सुविधा के लिए जाना जाता था। कॉलेज से जुड़े कृष्णा हॉस्टल में मुझे एक कमरा मिला। ये हॉस्टल शहर के बीचों बीच एक पुराने और वीरान इलाके में स्थित था। जब मैंने पहली बार हॉस्टल देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये एक पुरानी जर्जर इमारत थी जिसके दरवाजे चिड़चिड़ाते थे और खिड़कियां टूटी हुई थी। हॉस्टल के अंदर जाते ही माहौल और भी अजीब लगने लगा। दीवारों पर पपड़ी जमी हुई थी और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। मैंने यह सोचकर खुद को समझाया कि यह सब मेरी कल्पना हो सकती है। आखिर नए माहौल में थोड़ी असहजता तो होती ही है। मेरे कमरे का नंबर 302 था। यह तीसरी मंजिल पर था और वहां पहुंचने के लिए एक पुरानी सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ता था। सीढ़ियां चढ़ते समय ऐसा लगता था जैसे हर कदम पर लकड़ी चीख रही हो। मेरे रूम का दरवाजा खोलते ही मुझे लगा कि किसी ने वहां लंबे समय से कदम नहीं रखा था। कमरा अंधेरा, गंदा और धूल से भरा हुआ था। शाम को मेरी मुलाकात हॉस्टल के अन्य छात्रों से हुई। सभी ने मुझे नए छात्र के रूप में स्वागत किया, लेकिन उनकी बातें अजीब थीं। एक लड़के, रोहित, ने कहा, तुम्हारा कमरा 302 है। वहां पहले भी बहुत लोग रुके हैं, लेकिन कोई ज्यादा दिन नहीं टिकता। मैंने हंसते हुए बात को टाल दिया, लेकिन उनकी आंखों में छुपी बेचैनी को मैं नजरअंदाज नहीं कर सका। रात में जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था तो मुझे कमरे के बाहर किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। मैंने दरवाजा खोलकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन कॉलेज में मेरी क्लासेस शुरू हुई। मैं दिन भर व्यस्त रहा, लेकिन रात में हॉस्टल लौटने पर वही बेचैन करने वाला माहौल महसूस हुआ। तीसरी रात मुझे गहरी नींद से किसी की चीख ने जगा दिया। यह आवाज हॉस्टल के कॉरिडोर से आ रही थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने की दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, यहां से चले जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। उस रात दीवार पर लिखा संदेश देखकर मेरी नींद उड़ गई। मैंने तुरंत पास जाकर देखा, लेकिन वह संदेश किसी लाल तरल पदार्थ से लिखा हुआ लग रहा था। मेरे हाथ अनायास ही कांपने लगे। मैंने सोचा कि यह किसी का मजाक हो सकता है, लेकिन हॉस्टल के अजीब माहौल और बीती घटनाओं ने मुझे असमंजस में डाल दिया। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और रात भर सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर थोड़ी देर में मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे कमरे में मौजूद है। कभी खिड़की पर दस्तक होती तो कभी फर्श पर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती। सुबह होते ही मैंने तय कर लिया कि इस बारे में किसी से बात करनी होगी। कॉलेज में मैंने रोहित को सब कुछ बताया। उसने मेरी बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, तुझे पता नहीं है, इस हॉस्टल में पहले एक लड़की ने आत्महत्या की थी। वह इसी तीसरी मंजिल पर रहती थी। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने हैरानी से पूछा, आखिर क्यों? रोहित ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, कहते हैं कि उसे यहां किसी ने तंग किया था और उसने अपने कमरे में खुद को फांसी लगा ली। लेकिन उसकी मौत के बाद से यहां अजीब चीजें होने लगीं। कई लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी यहां भटकती है। यह सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने रोहित से पूछा कि उसका कमरा कौन सा था। उसने एक पल रुककर कहा, 302। यह सुनकर मेरी रूह कांप उठी। उस दिन के बाद से मैं और भी सतर्क हो गया। हर छोटी सी आवाज या हर छोटी सी हरकत मुझे डराने लगी। चौथी रात मैं पढ़ाई कर रहा था जब अचानक कमरे की बत्ती झपकने लगी। मैंने इसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे अचानक बंद हो गया। मैंने उठकर पंखे का स्विच चेक किया, लेकिन स्विच ऑन ही था। तभी खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया और मैंने देखा कि कमरे की दीवार पर धूल से लिखा एक और संदेश उभर आया, तुम अगला शिकार हो। यह देखकर मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। मैंने दरवाजा खोलकर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो गया था। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की। तभी एक ठंडी भारी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। मुझे बचा सकते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था।
तभी मेरी नज़र कमरे की खिड़की पर गई। वहां मुझे एक धुंधली आकृति दिखी जो एक लड़की की तरह लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में गहरा दर्द था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। डर के मारे मेरे पैर सुन्न हो गए। मैं जोर से चिल्लाया और अगले ही पल दरवाजा खुल गया। बाहर भागते ही मैंने देखा कि पूरी तीसरी मंजिल पर अजीब सा सन्नाटा था। मैंने नीचे जाकर हॉस्टल के वार्डन से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन रोहित ने मुझे बताया कि वह लड़की, जिसका नाम नेहा था, ने अपनी मौत से पहले किसी से मदद की गुहार लगाई थी। उसने कहा था कि उसे किसी अदृश्य ताकत ने परेशान करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। अब मुझे यकीन हो गया था कि उस हॉस्टल में कुछ बेहद खतरनाक था। मैंने सोचा कि इसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन कुछ अंदर से मुझे वहीं रुकने को कह रहा था। शायद मैं सच का सामना करना चाहता था। नेहा की कहानी जानने के बाद मेरा दिमाग और बेचैन हो गया। मैं हर समय महसूस करता था कि कोई मेरी निगरानी कर रहा है। अगले दिन मैंने अपने कमरे की हर चीज ध्यान से देखनी शुरू की। शायद कुछ ऐसा मिल जाए जो मुझे इस रहस्य से जोड़ सके। अलमारी के कोने में मुझे एक पुराना फटा हुआ नोटबुक मिला। नोटबुक पर नेहा का नाम लिखा था। उसमें केवल कुछ ही पन्ने भरे हुए थे, लेकिन जो लिखा था उसने मेरी रूह को झकझोर दिया। नेहा ने लिखा था, मुझे नहीं पता यह सब कैसे शुरू हुआ। हर रात मुझे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। कोई मेरे कमरे में आता है, पर मैं उसे देख नहीं पाती। मैंने मदद मांगी, लेकिन सबने इसे मेरा वहम बताया। मैं थक चुकी हूं, पर शायद अब कोई मेरी चीखें सुने। इस नोटबुक को पढ़कर मैं पूरी तरह समझ गया कि यह हॉस्टल सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह किसी भयानक रहस्य को छुपा रहा है। रात को मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन लगातार लग रहा था जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा हो। अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि कमरे में धुंध सी फैल गई थी। उस धुंध के बीच मुझे नेहा की आकृति दिखाई दी। वह अपने बिखरे बालों और गहरी लाल आंखों से मुझे देख रही थी। उसने धीरे धीरे मुझसे कहा, तुमने मेरी डायरी पढ़ी है, अब तुम सच्चाई जानोगे। उसकी आवाज में दर्द और गुस्से का मेल था। मैं हिम्मत जुटाकर बोला, नेहा, तुम्हें किसने मारा? क्या हुआ था उस रात? नेहा ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, सच्चाई इस हॉस्टल में छुपी हुई है। तीसरी मंजिल के कोने में जो कमरा बंद है, वहां तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मैंने पूछा, लेकिन तुम मुझे क्यों बता रही हो? उसने कहा, क्योंकि तुम वही करोगे जो कोई और नहीं कर पाया। मुझे न्याय दिलाओ। अचानक सब कुछ गायब हो गया और मैं अपने बिस्तर पर अकेला था। अगले दिन मैंने रोहित को साथ लिया और तीसरी मंजिल के उस कोने के कमरे की ओर बढ़ा। यह कमरा हमेशा से बंद था। लोग कहते थे कि इस कमरे में कोई नहीं रहता और इसे कभी खोलना भी नहीं चाहिए। हमने वहां पहुंचकर देखा कि दरवाजे पर एक भारी ताला लगा हुआ था। रोहित ने डरते हुए कहा, यह ठीक नहीं है, हमें यहां से वापस चलना चाहिए। लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने किसी तरह ताला तोड़ा और दरवाजा खोला। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था और वहां एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। जैसे ही हमने टॉर्च की रोशनी घुमाई, दीवारों पर खून के धब्बे दिखने लगे। एक कोने में नेहा की तस्वीर रखी हुई थी और उसके नीचे एक सफेद कपड़े में कुछ लिपटा हुआ था। जैसे ही मैंने कपड़ा हटाया, मेरे हाथ कांपने लगे। वहां नेहा की डायरी का दूसरा हिस्सा था। उसमें लिखा था, उन्होंने मुझे खत्म कर दिया। वे मुझे मारने आए थे और अब वे तुम्हारे पीछे हैं, सावधान रहो। डायरी में वे कौन हैं इसका कोई जिक्र नहीं था। तभी कमरे में हवा और भारी हो गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हमें महसूस हुआ कि कोई हमें घूर रहा है। रोहित ने डरते हुए कहा, यह जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैंने हिम्मत दिखाते हुए डायरी को अपने बैग में रखा और रोहित के साथ कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन तभी नेहा की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, सच से बच नहीं सकते। कमरे का दरवाजा अचानक खुला और हम भागकर बाहर आ गए। तीसरी मंजिल पर आते ही मैंने देखा कि अन्य छात्र भी बाहर आ गए थे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। एक छात्र ने कहा, यह जगह हमें मार डालेगी, इसे छोड़ देना ही बेहतर होगा। लेकिन मैं समझ गया था कि नेहा की आत्मा इस हॉस्टल में फंसी हुई है। अगर मैं ये हॉस्टल छोड़ भी दूं तो भी उसकी पीड़ा खत्म नहीं होगी। उस रात के बाद मैं हॉस्टल के हर कोने पर ध्यान देने लगा। मेरे मन में एक ही सवाल घूम रहा था, नेहा को किसने मारा? उसकी डायरी में दिए गए इशारे वे कौन थे? क्या वे हॉस्टल के लोग थे या कुछ और?
नेहा की आत्मा की आवाज़ अब मेरे कानों में बार बार गूंजती रहती थी। हर रात मुझे उसके कदमों की आवाज़ सुनाई देती। कभी लगता कोई मेरे पास आकर मेरे सिर पर हाथ फेर रहा हो, लेकिन अब मैंने डरने के बजाय सच्चाई को जानने की ठान ली थी। अगले दिन मैंने डायरी को फिर से पढ़ा। उसमें एक और अजीब पन्ना मिला जिसमें लिखा था, जो लोग मुझसे नफरत करते थे वे मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। मैंने उनका नाम इस डायरी में छुपा रखा है। यह पढ़कर मैंने डायरी को ध्यान से पलटना शुरू किया। एक पन्ने के कोने में छोटी सी जगह पर 3 नाम लिखे हुए थे, रोहित, अनुज और मनीष। ये देखकर मैं दंग रह गया। ये तीनों हॉस्टल के सीनियर छात्र थे और मेरे साथ पढ़ते थे। मैंने तुरंत रोहित से इस बारे में बात करनी चाहिए। शाम को जब रोहित मेरे कमरे में आया तो मैंने सीधे उससे पूछा, नेहा के बारे में सच बताओ, उसकी डायरी में तुम्हारा नाम लिखा है, तुम उससे जुड़े हो है ना? यह सुनते ही रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराते हुए कहा, अर्जुन, यह सब पुरानी बात है, उस वक्त हम बस मजाक कर रहे थे। मैंने गुस्से में पूछा, किस तरह का मजाक? उसने आत्महत्या क्यों की? रोहित ने हिचकते हुए बताया, नेहा हमारे साथ पढ़ती थी। वो बहुत शांत और गंभीर लड़की थी। एक दिन मनीष ने उसके बारे में कुछ गलत अफवाह फैलाई और हम सब ने उसके साथ बदतमीजी की। उसने शिकायत करने की धमकी दी, लेकिन हमने उसे डराने के लिए उसके कमरे में रात को जाने का प्लान बनाया। उस रात अनुज ने उसकी तस्वीरें खींची और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। रोहित के हर शब्द मेरे भीतर गुस्से की आग भर रहे थे। उसने कहा, हमने सोचा था कि वह डरकर हॉस्टल छोड़ देगी, लेकिन उसने खुद को फांसी लगा ली। हमने सबूत मिटा दिए और कभी किसी से कुछ नहीं कहा। यह सुनकर मेरा खून खौल उठा। नेहा की आत्मा की बेचैनी का कारण यही था, उसे इंसाफ नहीं मिला था। उस रात मैंने नेहा की आत्मा से बात करने की कोशिश की। मैंने खिड़की के पास खड़े होकर कहा, नेहा, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। तभी कमरे में अजीब सी ठंडक छा गई और उसकी आकृति फिर से सामने आई। उसने कहा, उन लोगों ने मुझे मारा है, उन्हें वही दर्द महसूस होना चाहिए जो मैंने झेला। मैंने अगले दिन मनीष और अनुज को बुलाया। मैंने उन्हें नेहा की डायरी और रोहित की बातों का जिक्र किया। पहले तो वे बहाने बनाने लगे, लेकिन जब मैंने कहा कि मैं पुलिस के पास जाऊंगा तो वे डर गए। मनीष ने कहा, हमें छोड़ दो, हमने गलती की थी, पर हम नहीं चाहते थे कि वह मर जाए। मैंने कहा, अब तुम्हें अपनी सजा भुगतनी होगी, मैं पुलिस को सब कुछ बताऊंगा। यह सुनते ही अनुज ने गुस्से में कहा, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम भी यहां से जिंदा नहीं जाओगे। तभी कमरे का माहौल अचानक बदल गया। नेहा की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसने गुस्से में चीखते हुए कहा, तुम्हें मेरे दर्द का एहसास होना चाहिए, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अनुज और मनीष चीखते हुए भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर उनका पैर फिसला और दोनों गिर पड़े। दोनों को गंभीर चोटें आईं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उस रात नेहा ने मुझे धन्यवाद कहा। उसने कहा, तुमने मेरी सच्चाई सबके सामने ला दी, अब मैं शांति पा सकती हूं। उसकी आकृति धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन मैं समझ गया था कि इस हॉस्टल में रहना अब मुमकिन नहीं था। मैंने अगले ही दिन कॉलेज से ट्रांसफर के लिए आवेदन किया। हॉस्टल से निकलते वक्त मुझे नेहा की डायरी के पन्ने हवा में उड़ते हुए दिखाई दिए, जैसे वह मुझसे विदा ले रही हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।